रेगुलर चलाएंगे। देखो, आधुनिक भारत की बात करें तो अलग अलग इतिहासकार अलग अलग बात करते हैं। आधुनिक भारत की शुरुआत कुछ इतिहासकार मानते हैं कि 1707 में हुई। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और औरंगजेब की मृत्यु के बाद आधुनिक भारत की शुरुआत हुई। ठीक है भाई। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि 1757 में एक युद्ध लड़ा गया जिसका नाम था प्लासी का युद्ध। और प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की पराजय हो जाती है और फिर अंग्रेज जो है एक प्रकार से आ जाते हैं। हमारे अगर फर्स्ट ग्रेड की बात करें, फर्स्ट ग्रेड में सेकंड पेपर और सेकंड पेपर में हम बात कर रहे हैं हिस्ट्री की। तो यहां पर जो टॉपिक है आधुनिक भारत का, पहला टॉपिक है भारत में औपनिवेशिक शासन की स्थापना। ठीक है, टॉपिक का नाम ये है। अब औपनिवेशिक शासन की स्थापना जो है, ये जो टॉपिक शुरू हो रहा है, इसमें क्या क्या पढ़ना है तो देखो, इसमें एक तो कुछ हम कंपनी की बात करेंगे, यूरोपीय कंपनी। और यूरोपीय कंपनी में हम बात करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है। अब ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी किस प्रकार बंगाल में अपना आधिपत्य स्थापित करेगी, उस पर चर्चा करेंगे। तो हेडिंग डालो आप, भारत में औपनिवेशिक शासन की स्थापना। और ये टाइम पीरियड एक प्रकार से चलेगा 1757 से लेकर 1857। 1757 से लेकर 1857। ठीक है। अब हम बात करते हैं घटनाक्रम की। तो देखो, IJKL मॉडर्न और मॉडर्न में भी मैंने फाइल बनाई है एक मॉडर्न के नाम से। ये देखो, अब देखना चीजों को समझना। टॉपिक का क्या नाम है? तो टॉपिक का नाम है क्षेत्रीय शक्तियों का उदय। क्षेत्रीय शक्तियां कौन सी? जैसे बंगाल, जैसे अवध, जैसे पंजाब, जैसे मराठा, जैसे सिख। इन सब के बारे में, क्योंकि ये थोड़ा सा टॉपिक डिफिकल्ट है। ठीक है। फिर लिखा है कि 1757 से लेकर 1857।
टॉपिक का नाम है भारत में औपनिवेशिक शासन की स्थापना। ठीक है भाई, अब देखो, अब पहले समझते हैं औपनिवेशिक शासन की स्थापना। तो देखो, बात है 15वीं शताब्दी की। वो फाइल नहीं लगाई, रिकॉर्डिंग में आएगा। छोड़ो, मैंने लगा ली। रिसाइज कर लिया इसको आपने? छोड़ो ना, तो हो गए, मैंने लगा लिए। ठीक है, 15वीं शताब्दी की बात करें तो 15वीं शताब्दी का मतलब क्या है? तो 15वीं शताब्दी का मतलब है 1401 से लेकर 1499। 15वीं शताब्दी में भारत में कुछ कंपनियां आई, और ये कंपनियां जो आई थी, ये आई है यूरोप से। क्या करने आई? तो बोले साहब ये व्यापार करने आई। अब सबसे पहली व्यापारिक कंपनी जो आई थी, वो आई थी पुर्तगीज। तो भारत आने वाले सबसे पहले जो थे, उनका नाम था पुर्तगीज। पुर्तगीज के बाद आए डच। डच के बाद आए अंग्रेज, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी। फिर आए डेनिश, और फिर आए फ्रांसीस। अब ये एक बार अगर याद रखो तो क्रम याद रखना, सबसे पहले पुर्तगीज, फिर है डच, फिर है अंग्रेज, फिर है डेनिस, और फिर है फ्रांसीस। इनमें सबसे लंबे टाइम तक हमारे भारत पर शासन चलाया है ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में ही हमको पढ़ना है। और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का इनके साथ युद्ध लड़ा गया। तो 3 आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध लड़े गए हैं। तो हमारे टॉपिक में यही रहेगा कि हम पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में जानेंगे, फिर हम आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, और फिर बंगाल। तो देखो, समझो, ईस्ट इंडिया कंपनी, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसकी स्थापना हुई थी 31 दिसंबर 1599। और इस ईस्ट इंडिया कंपनी को जॉन कंपनी के नाम से भी जाना जाता है। और जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, तो इस समय इंग्लैंड की महारानी कौन थी भाई? हैं? क्वीन महारानी थी इस समय एलिजाबेथ। ठीक है सर। अब जब कंपनी बनी, तो कंपनी प्राइवेट है, और ये पूरब के देशों के साथ व्यापार करेगी। तो व्यापार करने के लिए इस कंपनी को ब्रिटिश महारानी, दूसरी भाषा में कहें संसद, से कुछ अधिकार प्राप्त करने पड़ेंगे। और जो ये संसद से अधिकार प्राप्त करेंगे, इसे ही एक प्रकार से कहा जाएगा ठीक है साहब, यहां तक ये बात हुई। अब ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी बनी है,
इसका थोड़ा सा हम स्वरूप देख लेते हैं। तो शुरू में 217 व्यापारी थे। समझो, मटेरियल मिलेगा, उतार लेना, उतारने में मैं जितना लिखाऊंगा उतर ठीक। सबसे चीज सही है, समझने वाली है ना। तो 217 व्यापारी थे। इन 217 व्यापारियों ने कुछ धन लगाया। पैसा लगाया। तो ये जो पैसा लगाने वाले 217 व्यापारी थे, इन्हें एक प्रकार से कहा गया है शेयर धारक। तो शेयर धारक जो है, इन्हें एक प्रकार से कहा जाएगा बोर्ड ऑफ प्रोपराइटर्स। बोर्ड ऑफ प्रोपराइटर्स का मतलब क्या हुआ? बोर्ड ऑफ प्रोपराइटर्स का मतलब हुआ कि 217 व्यापारी हैं, इन्होंने पैसे लगाए, किसी व्यापारी ने लाख रुपए लगाए, किसी ने 2 लाख रुपए लगाए। अब ये सारे पैसे लगाने वाले जो हैं ये शेयर धारक हैं। इन शेयर धारकों के लिए कहा गया, एक शब्द का प्रयोग किया गया है जिसे कहते हैं बोर्ड ऑफ प्रोपराइटर। ये सब इंग्लैंड में बैठे हुए सब। अब ये जो बोर्ड ऑफ प्रोपराइटर है, इस बोर्ड ऑफ प्रोपराइटर में से 26 सदस्यों को चुना गया। कितने? 26। और ये जो 26 सदस्य हैं, इन्हें कहा जाएगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। दूसरी भाषा में हम इन्हें कहें तो इन्हें कहा जाएगा निदेशक मंडल। ये भी कहां बैठ रहे हैं? इंग्लैंड में। ठीक है सर। इन निदेशक मंडल में से एक तो बनेगा गवर्नर, एक बनेगा डिप्टी गवर्नर, और बाकी जो होंगे वो होंगे इसके सदस्य। अब देखो, अब ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी बन रही है, इसको कमांड कर रही है कौन? कौन कमांड कर रही है भाई? संसद। संसद ईस्ट इंडिया कंपनी को समय समय पर आदेश पत्र देगी और उस आदेश पत्र को कहेंगे चार्टर। ठीक है। अब ये कंपनी बन गई। अब इस कंपनी के द्वारा पूरब के देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति ली जाएगी साहब। अब देखो कौन कौन आता है। अब अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 1588 में, ये याद रखना है फैक्ट, 1588 में, और कंपनी की स्थापना कब हुई? 1599। तो 1588 में एक व्यक्ति है जिनका नाम है रॉल्फ फिच। और रॉल्फ फिच अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज व्यापारी है। अब ये फैक्ट है साहब, 2-3 बार पढ़ोगे तो आएगा। अभी तक जो समझाया वो कॉन्सेप्ट था। ठीक है। 1599 अब कंपनी की स्थापना हो गई, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई। 1599 में एक और अंग्रेज था जिसका नाम था जॉन मिडेन हॉल। और जॉन हिडलमोन दूसरा आया, और ये देखो किस मार्ग से आया? स्थल मार्ग से। बोले साहब ये चीज क्या आई, स्थल मार्ग और जल मार्ग वाली? तो इसको भी समझो। भारत का ये इस तरह देखेंगे तो ये भारत है, इंडिया है, और भारत का ट्रेड हो रहा है 2 मार्गों से, एक जल मार्ग और एक स्थल मार्ग। अब आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि स्थल मार्ग से आने वाला दूसरा अंग्रेज व्यापारी, दूसरा अंग्रेज व्यापारी जो किस मार्ग से आया है? स्थल मार्ग से। तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है जॉन मिडेन हॉल। तो 2 नाम याद रखना, एक तो रॉल्फ फिच और एक, ठीक है साहब,
वो भी स्थलीय, ठीक है ना। हाँ, अब देखो 1600, ईस्ट इंडिया कंपनी, महारानी एलिजाबेथ, यही बताया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो ब्रिटेन की महारानी कौन थी? एलिजाबेथ। और एलिजाबेथ ने क्या दिया? चार्टर दिया। चार्टर क्या है? तो चार्टर एक प्रकार का अधिकार पत्र है, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, कंपनी का प्रारंभिक नारा, भूभाग नहीं व्यापार। तो हेडिंग डालो ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी लिख लिया। लिखिए 31 दिसंबर 1599 में, 31 दिसंबर 1599 में कंपनी की स्थापना हुई, कंपनी की स्थापना हुई। इस समय, इस समय ब्रिटेन की महारानी, इस समय ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी। इस समय ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी, ठीक है साहब। फिर लिखिए कंपनी का नारा, कंपनी का नारा, हाँ नीचे अगली लाइन में लिखिए कंपनी का नारा, भूभाग नहीं व्यापार। कंपनी का नारा, भूभाग नहीं व्यापार। फिर लिखिए ईस्ट इंडिया कंपनी में, ईस्ट इंडिया कंपनी में बोर्ड ऑफ प्रोपराइटर, ईस्ट इंडिया कंपनी में बोर्ड ऑफ प्रोपराइटर के माध्यम से, बोर्ड ऑफ प्रोपराइटर के माध्यम से निदेशक मंडल, निदेशक मंडल का गठन किया गया। बस इतना सा याद रखना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब लिखेंगे साहब अकबर के दरबार में, अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज व्यापारी, बढ़िया बनाना नोट्स एकदम शानदार, चार्ट सिस्टम में चलेगा। आने वाला प्रथम अंग्रेज व्यापारी, प्रथम अंग्रेज व्यापारी इसका नाम लिख लीजिए रॉल्फ फिच, रॉल्फ फिच 1588। फिर लिखिए सेकंड, दूसरा अंग्रेज व्यापारी, दूसरा अंग्रेज व्यापारी जॉन मिल्डेन हॉर्न। दो नाम याद रखना है बस, खाली और कुछ नहीं। अब चलते हैं आगे। अब देख, हमने कहा ब्रिटेन की महारानी कौन थी भाई? एलिजाबेथ। एलिजाबेथ के द्वारा 31 दिसंबर 1600 को गवर्नर और लंदन की कंपनी के व्यापारियों को पूर्व के साथ व्यापार करने के लिए 15 वर्षों का क्या दिया गया? अधिकार पत्र। और ये अधिकार पत्र ही किस नाम से जाना जाता है? चार्टर। तो बोले सर सारे चार्टर याद करें? देखो चार्टर आपको याद रखने हैं चार।
कितने? 4। चार्टर पहले तो समझिए, चार्टर का मतलब क्या है। तो चार्टर का मतलब है ये एक प्रकार का अधिकार पत्र है जो कि ब्रिटिश संसद जारी कर रही है। और ये ब्रिटिश संसद जो जारी कर रही है, ये किसको जारी कर रही है? तो ये जारी कर रही है किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब बहुत सारे जारी किए साहब, हमें याद रखना है 4, और 4 में भी रखना है हमको पहला। तो पहला चार्टर कब आया? 93 में। लेकिन मैं आगे की बात कर रहा हूं, ईस्ट इंडिया इस समय की नहीं। तो पहला चार्टर आया 1793 में, प्रथम चार्टर। और इसके बाद जितने भी चार्टर हैं वो 20 साल में। तो दूसरा कब आया? 20 साल बाद कितना? 1813। फिर 20 साल बाद 1833, और फिर 20 साल बाद 1853। तो शुरू में आपको, आपका एक टॉपिक है संवैधानिक विकास। तो संवैधानिक विकास में पहले हम पढ़ेंगे चार्टर। चार्टर में पहला चार्टर आया 1793 में, दूसरा चार्टर आया 1813 में, तीसरा चार्टर आया 1833 में, और चौथा चार्टर आया 1853। ये तो आगे की घटना है सर। अब हम जब कंपनी स्टार्ट हुई है ना, तब की बात कर रहे हैं। तो महारानी ने चार्टर दे दिया। आगे चलकर इंग्लैंड के एक राजा थे जिनका नाम था जेम्स प्रथम, और जेम्स प्रथम ने इसे अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया सर। अब देखो, कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस जो था, इसे भेजा ईस्ट इंडिया कंपनी ने। और ये कैप्टन हॉकिंस जो था, ये एक जहाज के माध्यम से आया जिसका नाम था हेक्टर। और हेक्टर नामक जहाज के माध्यम से आया। ये आया था एक लेटर लेकर, और उस लेटर लेकर आया था ये जेम्स फर्स्ट का। और ये जेम्स फर्स्ट जो थे, ये किंग थे। कहां के? इंग्लैंड के। तो शुरू में जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, तो ईस्ट इंडिया कंपनी उतनी चल नहीं रही थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग गए राजा के पास, बोले एक काम करो, आप हमको एक लेटर लिख के दो इंडिया के राजा के नाम। ये घटना मैं जो बता रहा हूं, ये मैं बता रहा हूं 1604 की। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग राजा के पास गए, राजा के पास गए और उनको कहा कि आप एक लेटर लिख के दो। तो राजा ने, यानी इंग्लैंड के राजा ने भारत के राजा के नाम एक लेटर लिखा। और इस समय भारत का राजा था कौन? अकबर। अब ये जो कैप्टन हॉकिंस है, ये 1608 में आता है, हेक्टर नामक जहाज पर सवार होकर सूरत पहुंचा। लेटर किसके नाम लाया था? लेकिन अकबर का टाइम पीरियड तो है 1556 से लेकर 1605। तो 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई। तो अब आया है तो ये पहुंचा किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार। जहांगीर के दरबार में पहुंचा, तो इसने फारसी में बात की हॉकिंस ने। एक्चुअल में हॉकिंस जो था, कुछ समय के लिए तुर्की में काम कर चुका था, इसलिए इसको टर्किश लैंग्वेज आती थी। और जितने भी मुगल थे, उनकी जो प्रशासनिक लैंग्वेज थी वो कौन सी थी? फारसी थी। तो तुर्की और फारसी भाषा में बात की, जहांगीर खुश हो गया और जहांगीर ने इसे 400 का मनसब दे दिया। बोले मनसब क्या है? सिंपल सी बात, ऐसे समझो, अभी जब मुगल पढ़ेंगे तब बात करेंगे। मनसब का मतलब है, मनसब का मतलब क्या है? सरकारी नौकरी। अब ये आया जहांगीर के दरबार में। जहांगीर के दरबार में आया, तो इससे पहले भारत में आ चुके थे पुर्तगीज। इससे पहले भारत में आ चुके थे डच। और अंग्रेज आए हैं तीसरे नंबर पर। पुर्तगीज की बात करें तो पुर्तगीज कंपनी जो है, इस पुर्तगीज कंपनी का नाम है एस्टादो दा इंडिया। डच डच कंपनी की बात करें तो डच कंपनी का नाम है वेरिंगते ओस्ट इंडीसे। और अंग्रेज कंपनी का नाम है
ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ये सब आए व्यापार करने, तो ये सब व्यापार करने आए तो इन्होंने भारत में अपने केंद्र बनाए, और भारत में जो इन लोगों ने केंद्र बनाए, उस केंद्र को भारत में कहा गया है फैक्ट्री। और इस फैक्ट्री को एक प्रकार से आप कह सकते हैं गोडाउन। गोडाउन का मतलब क्या है? संग्रहण केंद्र। धीरे धीरे इस फैक्ट्री की किलेबंदी की जाने लगेगी, और किलेबंदी की जाने लगेगी तो इसे नाम दे दिया जाएगा प्रेसिडेंसी। प्रेसिडेंसी नगर। और इन प्रेसिडेंसियों में एक एक बैठेगा कौन? गवर्नर। तो पहले, सबसे पहले कौन आए? पुर्तगीज। पुर्तगीज कंपनी का नाम एस्तादो दा इंडिया। डच पुर्तगीजों ने अपनी पहली फैक्ट्री बनाई थी 1503 में कोचीन में। पुर्तगीजों ने अपनी पहली फैक्ट्री जो स्थापित की थी कोचीन में की थी, और दूसरी फैक्ट्री जो स्थापित की थी 1505 में की थी कन्नूर में। और डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी 1605 में मसूलीपट्टनम में। और अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी मसूलीपट्टनम में। अभी बात करेंगे। तो पहले पहले फैक्ट्री, फैक्ट्री समझ में आ गया? फैक्ट्री मीन्स गोडाउन। फैक्ट्री की क्या कर रहे हैं? किलेबंदी। और किलेबंदी करने के बाद इसे नाम दे दिया गया क्या? प्रेसिडेंसी नगर। और प्रेसिडेंसी में एक गवर्नर रहेगा। ठीक है साहब। अब ये जो गवर्नर रहेगा ना, तो देखो, तो पहले होगा बंगाल। तो पहले होगा बंगाल का गवर्नर, फिर होगा बंगाल का गवर्नर जनरल, फिर होगा भारत का गवर्नर जनरल, फिर होगा भारत का वॉयसराय। ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करेंगे हम। ठीक है। तो देख, सबसे पहले हम बात करें तो बंगाल का गवर्नर जो सब पहला होगा वो होगा क्लाइव। जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आएगा तो बंगाल का गवर्नर अब कहलाएगा बंगाल का गवर्नर जनरल। और वो गवर्नर जनरल जो है वो कहलाए, नाम पहला जो होगा वो होगा वॉरेन हेस्टिंग्स। आगे चलकर ये बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल कहलाएगा, और भारत का जो पहला गवर्नर जनरल होगा वो होगा विलियम बेंटिक। और 1857 में जब भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो जाएगा, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त होने के बाद भारत पर शासन शुरू होगा ब्रिटिश संसद का। और ब्रिटिश संसद का जो टॉप अधिकारी होगा वो भारत में क्या कहलाएगा? वायसराय। और भारत का जो पहला वायसराय होगा उसे क्या कहेंगे साहब? कैनिंग। ये हम अभी लिखेंगे। तो यहां तक कहानी हुई। अब साहब, ये 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया। आएगा, सारी चीजें आएगी एक एक करके। अब क्या है? बेस बना लिया अपन ने, धीरे धीरे आगे चलेंगे। अब क्या हुआ कि सबसे पहले आए पुर्तगीज, और पुर्तगीजों ने भारत में मसालों का व्यापार किया। पुर्तगीज स्वयं को कहते थे सागर का स्वामी। अब पुर्तगीजों के बाद आए डच, डचों के बाद आए अंग्रेज। जहांगीर से मुलाकात कर ली कैप्टन हॉकिंस ने। जहांगीर को कहा इसने कि साहब हमको फैक्ट्री खोलने की अनुमति दो। जहांगीर ने मना कर दिया, बोले नहीं साहब। फिर भी अंग्रेज जिद्दी थे, और अंग्रेजों ने एक सूरत में, ध्यान रखना, अंग्रेजों ने सूरत में एक अस्थाई फैक्ट्री खोली। कब खोली? तो याद रखना, 1608 में खोली। और किसने खोली है? थॉमस एल्डवर्थ।
ठीक है साहब। इसके अलावा भी अगर बात करें तो ये भी कुछ लोग नहीं मानते, बोले साहब सूरत में नहीं, लेकिन इस पर हमने काम किया, तब पता चला कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूर्वी क्षेत्र में भी 1611 में फैक्ट्री खोली थी। और वो फैक्ट्री खोली थी कहां? मसूलीपट्टनम में खोली थी। और जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने यानी अंग्रेजों ने स्वाली के युद्ध में एक प्रकार से पुर्तगीजों को हरा दिया, तब जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक प्रकार से भारत में स्थायी फैक्ट्री खोलने की अनुमति दे दी। और तब 1613 में, यहां रखते हैं, तब 1613 में सूरत में स्थायी फैक्ट्री खोली गई। गौर से देख लो सब। 1608 में आए, क्या लेने आए? फैक्ट्री खोलने के लिए। मना कर दिया, मना कर दिया, फिर भी अंग्रेज नहीं माने तो अपना व्यापारिक केंद्र बना लिया। तो अगर आपसे पूछे तो सूरत में 1608 में थॉमस एल्डवर्थ के द्वारा खोली गई। ठीक है साहब। फिर इसके बाद बात करें तो इसने और प्रेशर डाला, मना कर दिया, जबकि इसको 400 का मनसब दे दिया। इन्होंने क्या किया? 1611 में मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री खोल ली। और जब अंग्रेजों ने जब पुर्तगीजों को स्वाली के युद्ध में हरा दिया, ये देखो, स्वाली भी कहते हैं इसको, स्वैली भी कहते हैं। और इस स्वाली के युद्ध में जब हरा दिया, तब 1613 में जहांगीर के आदेश पर अंग्रेजों को सूरत में व्यापारिक फैक्ट्री खोलने की अनुमति दे दी। तो देख लो आप पहले, और देखो इससे पहले पैराग्राफ में लिखेंगे, लिखिएगा। 1608 में 1608 में कैप्टन हॉकिंस 1608 में कैप्टन हॉकिंस हेक्टर नामक जहाज के माध्यम से, हेक्टर नामक जहाज के माध्यम से सूरत पहुंचा। सूरत पहुंचा। हॉकिंस इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम, हॉकिंस इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम हॉकिंस इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का पत्र अकबर के नाम, पत्र अकबर के नाम लेकर आया था। हॉकिंस ने जहांगीर से फारसी भाषा में बात की। हॉकिंस ने जहांगीर से फारसी भाषा में बात की और सूरत में फैक्ट्री खोलने की अनुमति मांगी। अब एक चार्ट बनाएंगे।
हाँ, साथ में ही बना, बोर्ड पर जब अच्छी राइटिंग में बनाऊं तो साथ में ही बनाते जाना। सूरत। 1608। व्यापारिक केंद्र। थॉमस एल्डवर्थ के नेतृत्व में। 1611। मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम, इसे मछलीपट्टनम भी कहते हैं। आंध्र प्रदेश। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम अस्थायी फैक्ट्री। सोलह सौ तेरह। सूरत में स्थायी फैक्ट्री। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ की कहानी, किसके नाम लेटर लाया था, कैसे क्या हुआ, ये हमने बात कर ली। कितने का मनसब दिया? 400 का मनसब दिया। ठीक है सर। अब क्या हुआ? मना कर दिया जहांगीर ने, बोले भाई पुर्तगीज पावर में है। तो एक अंग्रेज था जिसका नाम था कैप्टन बेस्ट। और कैप्टन बेस्ट ने क्या किया कि किसको हरा दिया? पुर्तगीजों को। ध्यान रखना, पावरफुल थे ये। और किस युद्ध में हराया है? स्वाली के युद्ध में। और तब और तब ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में फैक्ट्री खोलने की अनुमति दे दी। तो लिखे स्वाली का युद्ध। स्वाली का युद्ध। स्वाली का युद्ध। स्वाली का युद्ध लड़ा गया है 1612 में। लिखिएगा। अंग्रेज कैप्टन अंग्रेज कैप्टन बेस्ट के द्वारा अंग्रेज कैप्टन बेस्ट के द्वारा पुर्तगीजों को पुर्तगीजों को स्वाली के निकट पुर्तगीजों को स्वाली के निकट पराजित किया गया। पराजित किया गया। अतः अतः जहांगीर ने अतः जहांगीर ने
ईस्ट इंडिया कंपनी को। अतः जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में अपनी फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति दे दी। ठीक है भाई। अब देखा जाए तो आगे की घटना को देखते हैं। बोर्ड पर देखो, बात है 1615 की। 1615 में एक अंग्रेज आया जिसका नाम था सर टॉमस रॉ। ये भी किसका राजदूत था? जेम्स प्रथम। हॉकिंस भी किसका राजदूत था? जेम्स प्रथम का राजदूत था। अब इसने अजमेर के किले में जहांगीर से मुलाकात की है और उसने आगरा में मुलाकात की, पहुंचा सूरत। अब टॉमस रो कब से पढ़ते आ रहे हैं साहब? 1615 में आया, ये आया। तो यहां ध्यान रखना, टॉमस रो की एक पुस्तक है पूर्वी द्वीपों की यात्रा। ये आपको ध्यान में रखना है कि वो आया, तो ये तो पता है कि टॉमस रो किसके दरबार में आया? बोले जहांगीर के दरबार में आया। जहांगीर के दरबार में कहा मुलाकात हुई? तो बोले साहब अजमेर में मुलाकात हुई। लेकिन ये तो पूछ लिया है सवाल, पूर्वी द्वीपों की यात्रा किसकी पुस्तक है? टॉमस रो की। ठीक है साहब। अब देखो, अब हमने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत में 3 स्थानों पर अपनी प्रेसिडेंसियां स्थापित करेगी। 3 स्थानों पर प्रेसिडेंसी स्थापित करेगी, बॉम्बे, बंगाल और मद्रास। बॉम्बे, बंगाल और मद्रास। तो देखो, सबसे पहले बात कर लेते हैं मद्रास की। फिर यह है एक प्रकार से अगर देखा जाए बंगाल, और फिर अगर हम बात करेंगे तो मद्रास की। अब फैक्ट्री स्थापित करने से पहले कितने स्थानों पर फैक्ट्रियां है? 3। अब फैक्ट्री स्थापित करने से पहले अंग्रेज लगातार कुछ ना कुछ भारत के राजाओं से अधिकार पत्र लेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये क्या करेगी? भारत के राजा, भारत के नवाब और भारत के उच्च अधिकारी, इनसे मुलाकात करेंगे, इनको रिश्वत देंगे, घूस देंगे। जैसे जहांगीर को एक चश्मा दिया, तो चश्मा लगाने के बाद उस जमाने में 1616 में चश्मा लगाना अपने आप। फिर जहांगीर को एक बग्घी दी। अब जहांगीर जो था ना, खुद एक उच्च कोटि का चित्रकार था। जहांगीर के काल में आगरा में एक विभाग बनाया आका रीजा की देखरेख में चित्रकला से संबंधित। अब चित्रकला से संबंधित विभाग बनाया तो जहांगीर इतना टॉप क्लास का चित्रकार था, उसके काल में एक तो उस्ताद मंसूर अली, और अगर आप देखें तो एक चित्रकार हुए जिनका नाम है अबुल हसन। तो जहांगीर को जब चित्र गिफ्ट किए गए तो वो खुश हो गया। तो ये जानते थे ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर कुछ ना कुछ ऑर्डर लेने हैं तो कुछ ना कुछ गिफ्ट दो। आज भी है, और उस गिफ्ट को हम कहते हैं वास्तव में क्या? रिश्वत। तो आओ गोलकुंडा देखो साहब, अब ये अधिकार प्राप्त कर पत्र लेना है तो यहां पर मैं 3 प्रकार के अधिकार पत्र की चर्चा कर रहा हूं जो समय समय पर मिले। देखो गोलकुंडा, दक्षिण भारत में ये जो जगह है जिसे अभी आपने मसूलीपट्टनम कहा, इस मसूलीपट्टनम के आसपास जो जगह है उसको नाम दिया गोलकुंडा, लिखा हुआ। गोलकुंडा से 1632 में एक अधिकार पत्र प्राप्त हुआ, उसे नाम दिया है सुनहरा फरमान। बोले इससे क्या हुआ सर? इससे अंग्रेजों को गोलकुंडा और उसके आसपास की जमीन पर अधिकार करने का एक प्रकार से अधिकार मिल रहा है, खरीदने का अधिकार मिल रहा है। तो इसको क्या कहते हैं? सुरैना। बंगाल का एक सूबेदार था जिसका नाम था शाह शुजा। सूबेदार का मतलब ये समझिए कि मुगल बादशाह है, और मुगल बादशाह ने अपने साम्राज्य का विभाजन, जैसे आज भारत में प्रांत है ना, राज्य हैं सॉरी,
तो उस काल में प्रांत प्रांत को कहा जाता था सूबा, और सूबे का जो प्रमुख होता था उसे कहते थे साहब सूबेदार। तो बंगाल का एक सूबेदार था जिसका नाम था शाह शुजा, और शाह शुजा के काल में भी अंग्रेजों को एक फरमान यानी अधिकार पत्र प्राप्त हुआ जिसे कहते हैं निशान। ठीक है साहब। और आगे चलकर फरुखशियर, फरुखशियर के काल में मुगल बादशाह जो फरुखशियर था, इसने क्या किया, शाही फरमान, एक मिशन आया जिसका नाम था जॉन सरमन। जॉन सरमन मिशन आता है, और जॉन सरमन मिशन के साथ एक डॉक्टर भी आता है, उस डॉक्टर का नाम होता है हैमिल्टन। वो फरुखशियर का इलाज कर देते हैं, और फरुखशियर का इलाज करने के बाद फरुखशियर खुश हो जाता है, और फरुखशियर ईस्ट इंडिया कंपनी को एक अधिकार पत्र प्रदान कर देता है या विशेषाधिकार प्रदान करता है, और उसे कहते हैं क्या, दस्तक। तो देखिए अंग्रेजों के विशेषाधिकार, ये थोड़ा पहले धीरे धीरे लिखाऊंगा फिर आगे बड़ा बड़ा कर देंगे। अंग्रेजों के विशेषाधिकार, लिखिएगा। सुनहरा फरमान, एक शब्द लिखेंगे, सुनहरा फरमान। सुनहरा फरमान, इसमें डैश लगा के लिखो, 1632, 1632 लिखिएगा। गोलकुंडा व उसके आसपास के, गोलकुंडा व उसके आसपास के क्षेत्रों में व्यापार करने संबंधी, व्यापार करने संबंधी एकाधिकार, व्यापार करने संबंधी एकाधिकार। फिर एक शब्द लिखेंगे निशान, एक शब्द लिखिए निशान। निशान के आगे ब्रैकेट में लिखेंगे 1651, निशान 1651 लिखिए। बंगाल के सूबेदार, बंगाल के सूबेदार शाह शुजा, बंगाल के सूबेदार शाह शुजा के द्वारा, शाह शुजा के द्वारा कंपनी को, कंपनी को व्यापार हेतु, कंपनी को व्यापार हेतु विशेषाधिकार, कंपनी को व्यापार हेतु विशेषाधिकार प्रदान किया गया, जिसे निशान कहा गया। ऐसे आएगा, एक तरफ नाम लिखा आएगा, दूसरी तरफ सन आएगा, मैच कराओ। फिर लिखिए दस्तक, तीसरा दस्तक, दस्तक को ऐसे लिखिए मैग्ना कार्टा, पढ़ाऊंगा आगे डिटेल में और बताऊंगा। तो अंग्रेजी में लिखना फ्री ट्रेड पास। दस्तक, दस्तक को ऑब्लिक करके लिखना है मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा को आगे ऑब्लिक करके लिखना है फ्री ट्रेड पास। देखिए मुगल बादशाह फरुखशियर के द्वारा, मुगल बादशाह फरुखशियर के द्वारा 1717 में, मुगल बादशाह फरुखशियर के द्वारा 1717 में ईस्ट इंडिया कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को कर मुक्त व्यापार हेतु, कर मुक्त व्यापार हेतु शाही फरमान,
शाही फरमान जारी किया गया। शाही फरमान जारी किया गया। तो पहला पहला क्या है? सुनहरा फरमान। दूसरा क्या है? निशान। तीसरा क्या है? दस्तक। बोर्ड पर देखो। अब हमने कहा किलेबंदी। ठीक है साहब। अब किलेबंदी हो रही है तो हमने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी 3 स्थानों पर अपनी प्रेसिडेंसियां बनाएगी। बंगाल, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। ठीक है साहब। अब देखो, यहां पर तो एक होगा जिसे नाम देंगे फोर्ट विलियम। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा फोर्ट विलियम की स्थापना कहां की जाएगी? बंगाल। और ये बंगाल जो है यही पहला प्रेसिडेंसी नगर होगा। और इस प्रेसिडेंसी नगर के प्रथम प्रेसिडेंट जो होंगे वो होंगे साहब चार्ल्स। और यहां पर एक किला बनाया जाएगा जिसे कहा जाएगा फोर्ट सेंट जॉर्ज। और ये मिलेगा दहेज में। देखो साहब, फ्रांसिस डे था एक अंग्रेज अधिकारी। अंग्रेज अधिकारी फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी, एक जगह है दक्षिण भारत में, चंद्रगिरी का एक राजा था और उसका नाम था दमरेला वेंकटरप्पा। और इस दमरेला वेंकटरप्पा से मद्रास का क्षेत्र किराए पर प्राप्त किया और यहीं पर आगे चलकर फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना हुई और फ्रांसिस डे को मद्रास का संस्थापक। हु वाज द फाउंडर ऑफ मद्रास? तो आप बताएंगे फ्रांसिस डे। इंग्लैंड के राजा, इंग्लैंड के राजा आगे चलकर बने चार्ल्स द्वितीय। और पुर्तगीज एक राजकुमारी थी जिनका नाम था कैथरीन बिग्रेंजा। इन दोनों की शादी हुई। अब शादी हुई तो इनके पास पैसे नहीं थे, तो इन्होंने सोचा कि पैसे मांगे ईस्ट इंडिया कंपनी से। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा पैसे तो हम आपको दे देंगे, हमको भारत में कुछ सुविधाएं दो। तो बोले ठीक है साहब। शादी हो गई। शादी हुई तो पुर्तगीजों ने सोचा कि क्यों ना बॉम्बे जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को, यानी कि बॉम्बे जो है दहेज में दे दें। किसको दे दें? चार्ल्स सेकंड को। अब चार्ल्स सेकंड को बॉम्बे दहेज में मिला तो सोचा चार्ल्स ने, मैं इंग्लैंड में रहता हूं यार, इंडिया में मिला है बॉम्बे, क्या करूंगा? तो इस चार्ल्स द्वितीय ने बॉम्बे जो है ये दे दिया किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। और ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया है, ये दिया है 10 पाउंड वार्षिक किराए। और आगे चलकर 1687 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने पश्चिमी भारत में अपना मुख्यालय स्थापित कर लिया यहां पर। फोर्ट विलियम, फोर्ट विलियम यानी कलकत्ता, 1698 1699। देखो जॉब चारनाक, जॉब चारनाक ने क्या किया? सूतानाती, 3 नाम याद रखने पड़ेंगे, सूतानाती, गोविंदपुर और कोलिकाता। सूतानाती, गोविंदपुर और कोलिकाता को मिलाकर आधुनिक कलकत्ता की स्थापना की और 1700 में बंगाल को स्वतंत्र प्रेसिडेंसी के रूप में स्थापित किया है। और 3 प्रेसिडेंसियां हो गई। और 3 प्रेसिडेंसियों की अगर हम बात करें तो एक प्रेसिडेंसी तो हो गई मद्रास, एक हो गई बम्बे और एक हो गई, तो हेडिंग डालो मद्रास प्रेसिडेंसी। मद्रास प्रेसिडेंसी। ठीक है।
ये करेंगे कल।